हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है बायट सेवर्ट्स लॉ। आज हम देखेंगे कि जो बायट सेवर्ट्स लॉ होता है वो क्या होता है। तो बुक में टॉपिक दिया है, कॉपी पर करते हैं, इजीली समझ में आएगा। बायट और सेवर्ट ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया, एक करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वाला फॉर्मूला जो है बायट और सेवर्ट ने दिया किसी पॉइंट पर जो कि उस करंट एलिमेंट के बाहर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट आउटसाइड दी करंट एलिमेंट। ये हमारा एक करंट कैरिंग वायर है जिससे करंट आई पास हो रहा है, उसका हमें छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करना है और जिसका लेंथ जो है वो dl होगा, छोटा सा एलिमेंट है। इस करंट एलिमेंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट P पर, और इस एलिमेंट और पॉइंट P का डिस्टेंस जो है वो r वेक्टर के बराबर होगा और r वेक्टर और इस करंट एलिमेंट के बीच में एंगल जो है वो थीटा होगा और फिगर यहाँ पर दिया है। फॉर्मूला किस चीज पर बेस्ड होगी? एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पर। हम कंसिडर करते हैं एक स्मॉल एलिमेंट, एक छोटे से एलिमेंट को जिसका लेंथ जो है वो dl है, ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर करंट है, उसका छोटा सा लेंथ dl है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी dB ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, इस छोटे से हिस्से की वजह से, पूरे वायर के वजह से, कंडक्टर की वजह से नहीं, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो हमें निकालना है। और छोटा सा एलिमेंट है IDL, करंट लेंथ dl में किस वाले पॉइंट पर निकालना है? पॉइंट P पर निकालना है एट डिस्टेंस। पॉइंट P जो है इस एलिमेंट से डिस्टेंस r पर प्रेजेंट है। तो dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट से और dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल लेंथ dl से, और dB जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर से। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन जब r स्क्वायर इंक्रीज होगा तब dB डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स जब dB इंक्रीज होगा तब साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। ये एक्सपेरिमेंटली ये 4 पॉइंट्स इन साइंटिस्ट को, बायट और सेवर्ट को पता चली। और यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा जो है वो एंगल है r वेक्टर और dl के बीच में। तो उसको हम लिखते हैं वे थीटा इज द एंगल बिटवीन IDL वेक्टर एंड r वेक्टर। तो हम कंबाइन करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से लेके 4 तक, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कि जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IDL साइन थीटा से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर से। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तब हम कांस्टेंट का यूज करेंगे, k का यूज करेंगे। तो k को क्या कहते हैं? यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। k को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। SI यूनिट में k जो है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई के बराबर होता है। जब हम म्यू नॉट और 4 पाई का वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वल आता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पायर इनवर्स। तो k की जगह पर हम म्यू नॉट और 4 पाई अप्लाई करेंगे और बाकी सारे टर्म्स को यूं ही लिखेंगे जो कि है IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। इन वेक्टर फॉर्म में हमें क्या करना है? इसका डायरेक्शन भी लिखना है। तो dB वेक्टर जो है वो बराबर होगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई IDL क्रॉस प्रोडक्ट r यूनिट वेक्टर आएगा। जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे वो कैसे आएगा? क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स के बीच में, यहाँ पर dl और r यूनिट वेक्टर के बीच में है, वो इक्वल होता है dl r साइन थीटा n यूनिट वेक्टर के। अब यहाँ पर r जो है वो 1 है तो dl साइन थीटा आएगा जो कि इक्वेशन नंबर 1 में है, और डायरेक्शन भी हमें मिलेगा।
हमें ये भी पता है कि जो यूनिट वेक्टर है वो बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड के, यानी कि आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर के। और इसको आगे पीछे करेंगे तो हमें ये भी मिलता है, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर हम आर यूनिट वेक्टर की जगह पर आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर लिखेंगे, तो हमें मिलेगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर, और नीचे जो है आर क्यूब हमें मिलेगा। और इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कंसिडर करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो गिव्स द मैग्नीट्यूड, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, वैल्यू के बारे में बताता है। सेकंड में हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन के बारे में भी पता चलता है। कौन सा डायरेक्शन में होगा हमारा वेक्टर? एन यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, जो कि जो दो वेक्टर को हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। कौन से दो वेक्टर? डी एल वेक्टर और आर वेक्टर जिस प्लेन में है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा डी बी वेक्टर होगा। ना हम टोटल निकालते हैं एक छोटे से एलिमेंट की वजह से नहीं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे मिलेगा? ड्यू टू दी होल कंडक्टर, ये जो पूरा कंडक्टर है उसके वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें कैसे मिलेगा? किसी पॉइंट पी पर, पॉइंट पी यहाँ पर दिया है, ठीक है, वो इक्वल होगा इंटीग्रेशन के। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें टोटल मिलता है, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड के दोनों साइड्स को। अब ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो कट होगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। बी वेक्टर जो है वो हमारा बराबर होगा, कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डिवाइडेड बाय आर क्यूब, यहाँ पर 1 नहीं आई है, ठीक है, डी एल वेक्टर इंटू आर वेक्टर की। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड, और यही है हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक field. Bayard and Savart derived a mathematical formula. Bayard और Savart ने एक mathematical formula निकाला for the magnetic field. Magnetic field के लिए produced due to current element, जो कि एक current element की वजह से था, at a point outside the current element, एक point पर जो कि current element के बाहर है। This formula is based on the experimental facts, और ये जो formula है वो एक्सपेरिमेंट पर बेस था। एक छोटा सा हिस्सा जिसका लेंथ dl है, एक कंडक्टर का जिसके अंदर करंट I पास हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ dB इज स्मॉल करंट एलिमेंट, इसमें करंट I होगा dl वाले हिस्से में, ठीक है। इस स्मॉल करंट एलिमेंट IDL के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट P पर, उसको हम कैसे निकालेंगे? dB से डिनोट करेंगे, और ये जो पॉइंट P है वो डिस्टेंस R पर प्रेजेंट है इस एलिमेंट से, वो जो है हमें ऐसे मिलेगा, ऑब्जर्वेशन से मिला है, एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। dB जो है वो I से जो करंट पास हो रहा है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस एलिमेंट के लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी केस में डिक्रीज होगा जब डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगी, बाकी तीनों केसेस में प्रोपोर्शनल है। तो जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है वो जब इंक्रीज होगा तब dB भी इंक्रीज होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लेके 4 तक हमें कंबाइन करना है, तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तब K आएगा, K को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। SI यूनिट में हमें पता चला कि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई के बराबर है, जिसका वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पायर इनवर्स के बराबर होता है। तो dB जो है वो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के बराबर आएगा, और ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अगर हमें इसी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें वेक्टर का यूज करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा R यूनिट वेक्टर से, और साइन थीटा को हटाना होगा। ये कैसे आया हमें पता है। अब यूनिट वेक्टर जो है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होता है, तो R यूनिट वेक्टर के जगह पर R वेक्टर डिवाइडेड बाय R हम लिखेंगे, और हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है किसी पॉइंट P पर, जो कि यहाँ पर दिया है करंट एलिमेंट IDL वेक्टर की वजह से। डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है? परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन से जिसमें DL वेक्टर और R वेक्टर प्रेजेंट है, और डायरेक्ट होता है उस प्लेन में जिसको X से हमने रिप्रेजेंट किया है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा नहीं लिखेंगे तो चलेगा। टोटल चाहिए तो इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेशन में जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा। यही हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है।